डीएनए मित्रों, आज हम सबसे पहले अंतरिक्ष में भारत की नई उड़ान का विश्लेषण करेंगे। भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जहां निजी कंपनियां अपने बनाए रॉकेट से सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर रही हैं। हैदराबाद की स्काईरूट एयर स्पेस ने आज भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 लॉन्च किया। यह टेस्ट पहले ही प्रयास में कामयाब रहा। ऑर्बिटल रॉकेट वो रॉकेट होता है जो किसी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर देता है ताकि वो लंबे समय तक पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहे और जानकारियां भेजता रहे। आज आपको समझना चाहिए ये उपलब्धि कैसे अंतरिक्ष में भारत की ताकत को कई गुना मजबूत करने वाली है। आज आपको ये भी जानना चाहिए विक्रम-1 रॉकेट के साथ वंदे मातरम का नाम अंतरिक्ष में कैसे पहुंचा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल लॉन्चिंग के बाद वैज्ञानिकों से क्या कहा। मित्रों, इसी महीने भारत ने रॉकेट के अलावा रिफाइनरी में भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। भारत ने जुलाई में हर दिन लगभग 14 लाख बैरल पेट्रोलियम उत्पाद जैसे डीजल और जेट फ्यूल विदेशों को बेचे हैं। ये मई के मुकाबले करीब 50% ज्यादा और पिछले साल के मुकाबले 20% ज्यादा है। यानी जब दुनिया को डीजल और जेट फ्यूल की ज्यादा जरूरत पड़ी तब भारत ने तेजी से उत्पादन बढ़ाकर उनकी कमी पूरी की। इसीलिए भारत को ग्लोबल रिफाइनिंग मार्केट का स्विंग प्रोड्यूसर कहा जा रहा है। स्विंग प्रोड्यूसर वो देश होता है जो दुनिया में जब किसी ईंधन की कमी हो या मांग अचानक बढ़ जाए तब तेजी से उत्पादन बढ़ाकर बाजार में सप्लाई कर दे। यानी वो बाजार की जरूरत के हिसाब से आपूर्ति बढ़ा या घटा सकता है। आज आपको यह भी समझना चाहिए रॉकेट से लेकर रिफाइनरी तक भारत की बड़ी उपलब्धियों से सीधे आम आदमी को क्या फायदा होने वाला है और दुनिया की निर्भरता भारत पर किस हद तक बढ़ने वाली है। सबसे पहले आपको इस लॉन्च के बाद भारत के युवा वैज्ञानिकों का उत्साह और खुशियां देखनी चाहिए जो आज उन युवाओं के लिए कभी न भूलने वाली तस्वीर बन चुकी है, जो अनंत अंतरिक्ष में अपना भविष्य तलाश कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1, 0. And we have liftoff of Vikram-1, India's first private orbital launch vehicle. And we have great views coming from the Indian private sector launch has been successfully completed. आपको बहुत बहुत बधाई। स्काईरूट ने 2 काम किए हैं। एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। इस उपलब्धि के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काईरूट के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा, यह उपलब्धि देश के नौजवानों को प्रेरणा देगी। मित्रों, स्काईरूट के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 को श्रीहरिकोटा में इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर से दोपहर 12:05 पर लॉन्च किया गया। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में विक्रम-1 रखा गया है। आज ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 को निजी क्षेत्र की जिस कंपनी स्काईरूट एयरस्पेस ने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा, उसी ने इस रॉकेट को तैयार भी किया है और इसी कंपनी के सिर्फ 28 साल की औसत उम्र वाले वैज्ञानिकों ने इसकी लॉन्चिंग का काम भी देखा। इस लॉन्चिंग में सिर्फ इसरो का लॉन्च पैड इस्तेमाल किया गया। इससे पहले रॉकेट को बनाने, उसे लॉन्च करने का काम सिर्फ भारत की स्पेस एजेंसी इसरो किया करती थी। लेकिन आज पहली बार भारत की निजी कंपनी स्पेस रूट के रॉकेट ने करीब 350 किलो के सैटेलाइट को 450 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाने की क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। इस लॉन्चिंग को मिशन आगमन नाम दिया गया। स्काईरूट एयरोस्पेस ने इस मिशन का नाम मिशन आगमन इसलिए रखा क्योंकि ये केवल एक रॉकेट की उड़ान नहीं है, बल्कि भारत के निजी अंतरिक्ष युग के आगमन का प्रतीक है। इसके तहत विक्रम-1 रॉकेट अपने साथ टेक्नोलॉजी से लेकर कला से जुड़े पेलोड्स अंतरिक्ष में लेकर गया है। मित्रों, पेलोड रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में पहुंचाए जाने वाले सैटेलाइट वैज्ञानिक उपकरण को कहते हैं। विक्रम-1 बेंगलुरु की कंपनी ग्रह स्पेस का सैटेलाइट लेकर अंतरिक्ष में गया। इसका उद्देश्य यह देखना है कि नई तकनीकें अंतरिक्ष के कठिन वातावरण में कितनी अच्छी तरह काम करती हैं। हैदराबाद की कंपनी कॉस्मोर ने एम्ब्रेस नाम का एक रोबोटिक आर्म अंतरिक्ष में भेजा है। भविष्य में यह तकनीक अंतरिक्ष में बेकार पड़े पुराने सैटेलाइट या स्पेस मलबे को पकड़ने और हटाने में मदद कर सकती है। जर्मनी की स्पेस टेक कंपनी डी क्यूब ने भी अपना पेलोड भेजा है, जिससे इसका मकसद अंतरिक्ष में
नई तकनीकों का परीक्षण करना है ताकि भविष्य के सैटेलाइट और अंतरिक्ष मिशन अधिक सुरक्षित और सक्षम बन सके। खुद स्काई रूट ने स्कोप नाम का एक पेलोड अंतरिक्ष में भेजा है। इसका काम उड़ान के दौरान रॉकेट और मिशन से जुड़े महत्वपूर्ण डेटा इकट्ठा करना और यह जांचना है कि रॉकेट की सभी प्रणालियां अंतरिक्ष में ठीक तरीके से काम कर रही हैं या नहीं। इसके अलावा 18 कैरेट सोने का 8 पीस भी अंतरिक्ष में भेजा गया है। यह एक प्रतीकात्मक कलाकृति है। इसमें भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन, डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बेहद सूक्ष्म आकृतियां बनाई गई हैं। इसे भारत की वैज्ञानिक विरासत को सम्मान देने के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ से लिखा गया एक पोस्टकार्ड भी रॉकेट से अंतरिक्ष भेजा गया है, जिस पर वंदे मातरम शब्द अंकित है। आज स्काई रूट के वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी जानकारी दी। आज आपको भी जानना चाहिए वंदे मातरम कैसे अंतरिक्ष तक पहुंच गया। आपका कार्ड जो आप भेजे थे, that has successfully reached space and you have written Vande Mataram. So Vande Mataram is in orbit. देखिए, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। जब आपने ये सुझाव भेजा तो मेरे मन में कई विचार आए थे, लेकिन आखिर जब मैंने सोचा मैं सिर्फ वंदे मातरम लिखूंगा। उसके दो कारण थे। इस बार हमारा देश वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहा है, तो मैं चाहता था कि इसको एक नए तरीके से मनाएं। वंदे मातरम को स्पेस तक पहुंचाने वाली सफलता के पीछे उस फैसले का सबसे बड़ा योगदान है जिसमें प्राइवेट सेक्टर को स्पेस के लिए खोल दिया गया। 2023 में नई अंतरिक्ष नीति के बाद प्राइवेट कंपनियां सैटेलाइट बना सकती हैं, रॉकेट विकसित कर सकती हैं, सैटेलाइट लॉन्च कर सकती हैं, अंतरिक्ष से मिलने वाले डेटा के आधार पर नई सेवाएं और ऐप बना सकती हैं। इसके अलावा सरकार और विदेशों के लिए भी स्पेस प्रोजेक्ट तैयार कर सकती है। यानी अब इसरो सिर्फ खुद काम नहीं करता, भारत की निजी कंपनियों के साथ मिलकर भी काम करता है। इस फैसले के बाद देश में स्पेस स्टार्टअप्स की बाढ़ आ गई है। 2014 तक देश में केवल एक स्टार्टअप था स्पेस का, लेकिन 2026 तक इनकी संख्या 400 से ज्यादा हो गई। यानी युवाओं और उद्यमियों ने अंतरिक्ष क्षेत्र में नई कंपनियां शुरू कर दी। इससे भारत की स्पेस इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट मिला। मित्रों, स्पेस इकोनॉमी का मतलब है अंतरिक्ष से जुड़ा पूरा कारोबार, जिसमें रॉकेट, सैटेलाइट, लॉन्च सेवाएं, जीपीएस, मौसम पूर्वानुमान, इंटरनेट संचार, पृथ्वी की तस्वीरें, रक्षा और इनसे जुड़ी सभी व्यावसायिक सेवाएं शामिल होती हैं। आज भारत का स्पेस कारोबार करीब $8.5 अरब का है, लेकिन सरकार चाहती है कि 2030 तक ये 40 से 45 अरब डॉलर हो जाए और 2040 तक बढ़कर $100 अरब तक पहुंच जाए। और ऐसा इसरो और भारत की प्राइवेट कंपनियों की साझेदारी से संभव है। और इस लक्ष्य को हासिल करने में आज हुए ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 की सफल लॉन्चिंग एक मील का पत्थर है। आज आपको इस सफलता के पीछे भारत के 2 वैज्ञानिकों की मेहनत की कहानी के बारे में भी जानना चाहिए। इस कंपनी को शुरू करने वाले पवन कुमार चंदना और नागा भरत ढाका दोनों इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में वैज्ञानिक थे और एक ही फ्लैट में रहते थे। दोनों रोज साथ बैठकर भारत की अपनी निजी रॉकेट कंपनी बनाने का सपना देखते थे। इसी सपने के साथ 2018 में उन्होंने इसरो की सुरक्षित सरकारी नौकरी को छोड़कर हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस की शुरुआत की। शुरुआत आसान नहीं थी, निवेश नहीं मिल रहा था, इसलिए पवन चंदना ने लिंक्डइन पर निवेशकों से सीधे संपर्क किया। सबसे पहले मंत्रा और क्यूरफिट के संस्थापक मुकेश बंसल ने $15 लाख का निवेश किया, जिससे कंपनी को शुरुआती सहारा मिला। इसके बाद स्काई रूट ने 2020 में भारत की पहली निजी रॉकेट इंजन टेस्टिंग और इसरो के साथ एमओयू करके इतिहास रच दिया। 2022 में स्काई रूट विक्रम एस रॉकेट लॉन्च करके भारत की पहली निजी कंपनी बनी, जिसने सब ऑर्बिटल रॉकेट सफलतापूर्वक उड़ाया। इसके बाद कंपनी ने लगातार नई तकनीक विकसित की, निवेश जुटाया और रॉकेट निर्माण की क्षमता बढ़ाई। और आज स्काई रूट ने पहली बार सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में भेजने वाला ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च कर दिया। फिलहाल स्काई रूट $1 अरब से अधिक मूल्य वाली भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न है और अब विक्रम 2 जैसे अगले रॉकेट पर काम कर रही है। आज आपको यह भी जानना चाहिए इस सफलता के बाद भारत में क्या क्या बदल जाएगा। मित्रों, आज का स्काई रूट लगभग वैसा ही है जैसे 2008 में स्पेसएक्स था। तब एलन मस्क की जो कंपनी ने पहली बार फैल्कॉन 1 रॉकेट से सफलतापूर्वक सैटेलाइट को कक्षा में पहुंचाया था। विक्रम 1 मिशन आगमन की सफलता भारत के लिए वैसा ही ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकती है जैसा स्पेसएक्स के लिए फैल्कॉन 1 की सफलता थी।
इसके बाद स्काई रूट भी बड़े रॉकेट, अधिक पेलोड और वैश्विक लॉन्च बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। स्काई रूट का दावा है कि उसका रॉकेट 24 से 72 घंटे में लॉन्च के लिए तैयार हो सकता है और इसकी लॉन्च लागत 15 से 20 हजार डॉलर प्रति किलोग्राम है, जो दुनिया में सबसे कम लागत में से एक है। इसकी सफलता से भारत के स्पेस सेक्टर में निवेश बढ़ेगा। पिछले साल करीब 150 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था, जो इस साल 400 से 600 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इसरो की कॉमर्शियल कंपनी NSIL अब तक 141 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज चुकी है। इनमें सिर्फ 3 भारतीय थे, जबकि 138 सैटेलाइट दूसरे देशों के थे। विदेशी सैटेलाइट लॉन्च करके भारत ने करीब 5,300 करोड़ रुपए की कमाई की है। यानी दुनिया भारत से अपने सैटेलाइट लॉन्च करवा रही है, भारत पर भरोसा कर रही है। अभी इसरो साल में लगभग 4 से 6 रॉकेट लॉन्च करता है, जबकि भविष्य में निजी कंपनियां मिलकर 12 से 24 रॉकेट लॉन्च तक कर सकती हैं। भारत की लॉन्चिंग सबसे सस्ती होने की वजह से भारत के निजी क्षेत्र के पास सैटेलाइट अंतरिक्ष तक पहुंचाने की लाइन लग सकती है। अब तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में दूसरा स्पेस पोर्ट बन रहा है, जहां से निजी कंपनियां भी रॉकेट लॉन्च कर सकेंगी। डिमांड बढ़ी तो इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत होगा। आज आपको जानना चाहिए अंतरिक्ष में होने वाली इस क्रांति से आम लोगों को, यानी सीधे आपको क्या फायदा होगा। सैटेलाइट इंटरनेट की मदद से दूर दराज के गांव तक बेहतर और सस्ता इंटरनेट पहुंच सकेगा। सैटेलाइट डेटा से किसानों को मौसम, फसल और सिंचाई की ज्यादा सटीक जानकारी मिलेगी। इसके अलावा इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर और डेटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में हजारों से लेकर लाखों नए रोजगार बनने की संभावना है, जो युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करेगी और स्पेस साइंस की तरफ युवाओं का रुझान भी बढ़ेगा। भारत ने रॉकेट के साथ साथ रिफाइनिंग में भी सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। आज आपको देश की इस सफलता के बारे में भी जानना चाहिए। डीएनए मित्रों, तेल के लिए दुनिया पर निर्भर रहने वाला भारत अपनी रिफाइनिंग क्षमता की बदौलत दुनिया की ऊर्जा जरूरतें पूरे करने वाला देश बन गया है। मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब यह है कि अब भारत उस स्थिति में आ चुका है जो दुनिया की ऊर्जा जरूरतें पूरी कर रहा है। अमेरिका ईरान तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट लंबे समय तक बंद रहने से खाड़ी देशों की कई रिफाइनरीज का काम प्रभावित हो गया। दुनिया में डीजल और जेट फ्यूल की कमी होने लगी। ऐसे समय में भारत ने उत्पादन बढ़ाकर इस कमी को पूरा किया। यानी अब पेट्रोलियम उत्पादों के लिए दुनिया को भारत की जरूरत पड़ रही है। पहले दुनिया में डीजल और जेट फ्यूल की सप्लाई का फैसला खाड़ी देश करते थे। अभी संकट के समय भारत इतनी बड़ी मात्रा में ईंधन भेज रहा है कि कई देशों की नजर भारतीय रिफाइनरीज पर है। रूस जैसा बड़ा तेल उत्पादक भी भारत में रिफाइंड हुए तेल की डिमांड कर रहा है। इसीलिए भारत को ग्लोबल रिफाइनिंग मार्केट का स्विंग प्रोड्यूसर कहा जा रहा है, यानी ऐसा निर्माता जिसने दुनिया की जरूरत के वक्त प्रोडक्शन बढ़ाकर तेल की कमी नहीं होने दी। आज आपको समझना चाहिए युद्ध की वजह से दुनिया में ईंधन की कितनी कमी हो गई है। अमेरिका ईरान संघर्ष और हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनिया का करीब 1.4 करोड़ बैरल प्रतिदिन का तेल उत्पादन प्रभावित हो गया। ईरान के हमले से खाड़ी देशों की कई रिफाइनरीज क्षतिग्रस्त हो गईं, जिन्हें पूरी क्षमता से चलने में अभी भी 40 से 60 दिन लगेंगे। कतर की मेसाइद रिफाइनरी मार्च 2026 से कम क्षमता पर काम कर रही है। रूस की रिफाइनरीज पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों से डीजल उत्पादन और निर्यात प्रभावित हुआ है। इसी वजह से दुनिया के तेल और ईंधन का भंडार 1 अरब बैरल से ज्यादा घट गया है। जब दुनिया में डीजल और जेट फ्यूल की कमी हुई, तब भारतीय रिफाइनरीज ने उत्पादन बढ़ाकर ये कमी पूरी की। जुलाई 2026 में भारत से 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा जेट फ्यूल और 18 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा डीजल निर्यात होने का अनुमान है। ये ईंधन मुख्य रूप से अफ्रीका और यूरोप भेजा जा रहा है, यानी भारत अफ्रीकी और यूरोपीय देशों के लिए संकट मोचक बन रहा है। आज आपको भारत की उस रिफाइनिंग क्षमता के बारे में भी जानना चाहिए, जिसके दम पर भारत दुनिया की जरूरतों को पूरा कर पा रहा है। भारत के पास 22 बड़ी रिफाइनरीज हैं और तेल शुद्ध करने की क्षमता के मामले में वो दुनिया में चौथे स्थान पर है। मित्रों, भारत की रिफाइनिंग क्षमता लगभग 26 करोड़ टन सालाना से अधिक है। ये क्षमता इतनी ज्यादा है कि इससे पाकिस्तान की मौजूदा तेल खपत करीब 9 से 10 साल तक पूरी की जा सकती है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 30 करोड़ टन सालाना से ज्यादा करना है, ताकि भारत दुनिया का बड़ा रिफाइनिंग हब बन सके। अभी भारत की कई रिफाइनरीज लगभग पूरी क्षमता पर काम कर रही हैं, ताकि दुनिया की बढ़ती मांग पूरी की जा सके। मित्रों, दुनिया में 2035 तक 100 से ज्यादा रिफाइनरीज बंद होने की आशंका है, यानी कई देशों के तेल शुद्ध करने की क्षमता घटेगी। ऐसे समय में भारत अपनी रिफाइनिंग क्षमता बढ़ा रहा है, इसीलिए दुनिया को ईंधन की सप्लाई में भारत की भूमिका और बड़ी हो सकती है।
सरकार का अनुमान है कि 2035 तक भारत रिफाइनिंग क्षमता के मामले में दुनिया में चौथे से दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है। 2035 तक भारत फिलहाल रिफाइनरी में लगे चल रहे रूस और चीन को पीछे छोड़ सकता है, जो अभी आगे हैं। यानी जब दुनिया अपनी रिफाइनिंग क्षमता घटा रही होगी, तब भारत उसे बढ़ाकर दुनिया का बड़ा ईंधन सप्लायर बनने की तैयारी कर रहा है। भारत सिर्फ रॉकेट से रिफाइनरी तक ही उड़ान नहीं भर रहा है, वर्ल्ड डिप्लोमेसी में भी भारत लगातार मजबूत हो रहा है। इतना मजबूत कि मजहब के नाम पर एकता और एजेंडा बनाने वाले मुल्क भी भारत के सामने वैचारिक रूप से सरेंडर मोड में आ गए हैं। मित्रों, विश्व मंच पर एक बड़ा चुनाव सामने है। ये चुनाव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में साल 2028-29 के लिए अस्थायी सदस्यता हासिल करने का है। इसमें एक तरफ भारत है और दूसरी ओर मुस्लिम बहुल देश तजाकिस्तान। भारत इस चुनाव को लेकर अभी से कैंपेन मोड में है। इसके लिए नई दिल्ली ने 13 जुलाई से शांति विजन की शुरुआत की है, क्योंकि मुकाबला कड़ा है। क्योंकि जिस मुस्लिम बहुल देश से हमारा मुकाबला है वो ओआईसी का भी सदस्य है। ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये मुस्लिम देशों का संगठन है। इसी वजह से माना जा रहा है कि दुनिया भर के इस्लामिक देश तजाकिस्तान के पक्ष में वोट करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की सोच अलग है। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक और भारत के घोर विरोधी अब्दुल बासित का मानना है कि यूएनएससी में भारत के मुद्दे पर इस्लामिक एकता का बुलबुला फूट जाएगा। एक इंटरव्यू में बासित ने कहा, मेरा मानना है कि सुरक्षा परिषद की वोटिंग में बहुत से देश भारत के पक्ष में रहेंगे। इसमें ओआईसी के सदस्य यानी इस्लामिक मुल्क भी शामिल होंगे। अफ्रीका में कई मुस्लिम बहुल देश ओआईसी के सदस्य हैं। इन देशों के भारत के साथ बेहतरीन रिश्ते हैं। तजाकिस्तान से इन देशों को कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए मैं मानता हूं कि इस्लामिक देश एकजुट होकर भारत के विरोध में वोट नहीं करेंगे। अब्दुल बासित को कूटनीति की दुनिया में एक मजा हुआ किरदार माना जाता है। अपने करियर में वो कई देशों में सेवाएं दे चुके हैं। विदेश नीति के इसी तराजू पर तोलकर बासित बता रहे हैं कि यूएनएससी में भारत के खिलाफ इस्लामिक एकजुटता या फिर मजहब के नाम पर एक तरफा वोटिंग संभव नहीं है। चलिए अब ये जानते हैं कि खुद को इस्लामिक जगत का ठेकेदार मानने वाले पाकिस्तान से सरेंडर भरी आवाजें क्यों सामने आई। इस मुद्दे को समझने के लिए आपको इस्लामिक सहयोग के गुट ओआईसी की संरचना गौर से देखनी चाहिए। आज ओआईसी में कुल 57 देश शामिल हैं। इनमें 27 अफ्रीका के मुस्लिम देश हैं। एशिया से भी 27 ही देश ओआईसी के सदस्य हैं। इनमें से कुछ मुस्लिम बहुल हैं तो कुछ आधिकारिक तौर पर इस्लामिक पहचान वाले हैं। बाकी 3 देश यूरोप और अमेरिका प्रायद्वीप से हैं। संयुक्त राष्ट्र के हर सदस्य का एक वोट होता है। इस लिहाज से ओआईसी के सदस्य मुस्लिम देशों के पास तकरीबन 30% वोट है। मित्रों, एक दौर था जब मुस्लिम हितों का हवाला देकर ओआईसी के सदस्य मुस्लिम देश एकमत रहते थे, लेकिन आज समीकरण बदल चुके हैं। इसी वजह से पाकिस्तानी अब्दुल बासित को फिक्र हो रही है। अब्दुल बासित ने अपने इंटरव्यू में कहा कि अफ्रीका के मुस्लिम देश भारत के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। इस समीकरण की वजह है भारत और अफ्रीकी देशों का वो सहयोग जो पिछले 18 सालों से निरंतर आगे बढ़ रहा है। मित्रों, वर्ष 2008 में भारत ने भारत अफ्रीकी फोरम की शुरुआत की थी। भारत अफ्रीका फोरम के परचम तले भारत ने अफ्रीकी देशों की आर्थिक क्षमता बढ़ाने में सहयोग किया। कई देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए क्रेडिट लाइन यानी बेहद कम ब्याज दर पर कर्ज दिया। जो देश आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उन्हें भारत ने अपने बाजार में ड्यूटी फ्री व्यापार करने की सुविधा दी। इस समिट के जरिए भारत ने अब तक अफ्रीकी देशों में 6,37,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। खासकर कोविड और इबोला जैसी महामारियों में भारत ने अफ्रीकी देशों की मदद की है। गौर करने वाली बात यह है कि अफ्रीका में मुस्लिम गुट ओआईसी के सभी सदस्य देश भारत अफ्रीका फोरम के भी सदस्य हैं। यानी भारत के साथ इन देशों के रिश्ते बेहतर हैं। इसी वजह से पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में इस्लामिक एकता का बुलबुला फूटने का डर है। और तो और आजकल इस्लामिक जगत में जिस फिलिस्तीन का मुद्दा गूंज रहा है, उस फिलिस्तीन ने भी भारत को समर्थन देने के संकेत दिए। ओआईसी के 27 अफ्रीकी देश और फिलिस्तीन से भी भारत के लिए समर्थन के संकेत मिलना, इसका मतलब यह हुआ कि ओआईसी के 57 में से आधे देश तो पहले ही भारत के पक्ष में झुकते नजर आ रहे हैं। यानी अब्दुल बासित का आकलन या फिर यूं कहें कि डर गलत नहीं है। समीकरणों के बाद अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चुनाव की बात कर लेते हैं। आमतौर पर लोग मानते हैं ये बड़ी जटिल प्रक्रिया होती है, तो चलिए आज हम आपको बड़े ही आसान शब्दों में सुरक्षा परिषद और उसके चुनाव की प्रक्रिया बता देते हैं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद 2 हिस्सों में विभाजित है। पहले होते हैं सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य। ये देश हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। स्थायी देशों के लिए कोई चुनाव नहीं होता। इन सभी सदस्यों के पास वीटो की शक्ति रहती है, यानी इनके इनकार पर किसी भी प्रस्ताव को गिराया जा सकता है।
दूसरे हिस्से में होते हैं 10 अस्थायी सदस्य। ये दो चुनाव के जरिए 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य बनते हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देश हैं। हर देश का 1 वोट होता है। अस्थायी सदस्यता के लिए 2/3 वोट हासिल करना जरूरी होता है। इसे कुछ इस तरह समझिए, अगर भारत को 193 में से 129 देशों के वोट मिल गए तो भारत 2 साल के लिए यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बन जाएगा। मित्रों, यहां आपको जानना चाहिए कि भारत को 8 बार अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है। इसी वजह से भारत की दावेदारी को मजबूत माना जा रहा है। अपनी दावेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत ने शांति विजन का एजेंडा सामने रखा है। इसे आप एक किस्म का चुनावी घोषणा पत्र भी मान सकते हैं। शांति विजन में भारत ने सबसे ज्यादा प्राथमिकता ग्लोबल साउथ को दी है। ग्लोबल साउथ उन देशों को कहा जाता है जो तेजी से आर्थिक विकास कर रहे हैं। भारत का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र के मंच पर इन देशों के विचारों को महत्व दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ भारत का यह भी मानना है कि आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र को ज्यादा ठोस कदम उठाने चाहिए। आतंकवाद से निपटना सिर्फ किसी एक देश की जिम्मेदारी नहीं मानी जानी चाहिए। समुद्री सुरक्षा को भी भारत ने अपना कोर एजेंडे में रखा है। भारत ने आश्वासन दिया कि अस्थायी सदस्य चुने जाने के बाद वो संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में अपना योगदान बढ़ाएगा। सबसे बड़ी बात यह कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर जोर दिया है। यहां सुधार का मतलब है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने के जिस मुद्दे पर भारत ने प्रकाश डाला है, उस मुद्दे पर कई बड़े नेताओं ने भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए आवाज उठाई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के पूर्व पीएम कीर स्टारमर से लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों तक सभी कह चुके हैं कि भारत उस जगह पहुंच चुका है जहां भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। स्थायी सदस्यता का एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस अस्थायी सदस्यता हासिल होने पर भी भारत काफी कुछ कर सकता है। यह अस्थायी सदस्यता भारत के लिए क्यों एक गेम चेंजर साबित होगी, अब हम आपको यही जानकारी देने जा रहे हैं। सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनते ही भारत को संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध समिति में जगह मिल जाएगी। इस समिति के जरिए पाकिस्तान प्रायोजित लश्कर-ए-तोयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ सख्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ स्थायी और अस्थायी सदस्यों से भारत को रियल टाइम इंटेलिजेंस की जानकारी भी मिलेगी। एक तरफा टैरिफ जैसे मुद्दों पर भारत मुखर होकर अपनी बात रख पाएगा। भारत के पास सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लाने का भी अधिकार होगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। पाकिस्तान जैसे देशों ने सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के जरिए अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन भारत ने कभी इस पद का अपने हित के लिए प्रयोग नहीं किया। सुरक्षा परिषद की सदस्यता को लेकर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी। सुरक्षा परिषद में सदस्यता पर पंडित नेहरू ने कहा था, भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता अपना कद बढ़ाने के लिए नहीं चाहता। हम ये मांग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है कि दुनिया में शांति और स्थिरता लाने में भारत बड़ा योगदान कर सकता है। मित्रों, ये वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की मजबूती और इस्लामिक वर्ल्ड में भारत की बढ़ती स्वीकार्यता का सबूत है। हमारी विश्व बंधुत्व वाली नीति पाकिस्तान और उसके जैसे देशों की कट्टरपंथी नीति पर भारी पड़ रही है। लेकिन अब हम देश में मौजूद कुंठा क्लब की उस एजेंडावादी नीति का विश्लेषण करेंगे जिसके नए शिकार अभिनेता आमिर खान हो गए हैं। वैसे तो अभिनेता आमिर खान इस समय दोहरे संकट में है। एक तरफ देश का कुंठा क्लब आमिर खान को निशाना बना रहा है, दूसरी तरफ आमिर खान को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी दी गई है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए आमिर खान को जान से मारने की धमकी दी गई है। आमिर खान के इस दोहरे संकट को हम एक एक करके समझते हैं। करीब 17 साल पहले 25 दिसंबर 2009 को आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स रिलीज हुई। फिल्म को बहुत पसंद किया गया था। खासतौर पर आमिर खान ने फुनसुक वांगडू का जो किरदार निभाया था उसे लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया। 3 इडियट्स में आमिर खान के कैरेक्टर को सोनम वांगचुक से जोड़ा गया। सोशल मीडिया और तमाम मंचों पर इस थ्योरी की बहुत चर्चा हुई, लेकिन हाल ही में लंदन भारतीय फिल्म महोत्सव में एक सवाल का जवाब देते हुए आमिर खान ने जो कुछ कहा उससे हताश कुंठा क्लब की खींच का मीटर और ज्यादा हाई हो गया। आमिर ने पत्रकार के सवाल में बहुत साफगोई से कहा कि जब फिल्म बनी तब ना तो उन्हें ना ही डायरेक्टर राजकुमार हिरानी और ना ही स्क्रिप्ट राइटर को सोनम वांगचुक के बारे में जानकारी थी। आमिर ने यह भी कहा कि सोनम वांगचुक जो काम शिक्षा और समाज के लिए कर रहे हैं वो सराहनीय है और उसका सम्मान होना चाहिए। आमिर फिल्मों से जुड़े हैं, सोनम वांगचुक सामाजिक कार्यकर्ता है, इसलिए जरूरी नहीं कि आमिर उन्हें पहले से जानते हो। अब आमिर ने सच बोला तो उनका बयान कुंठा क्लब को चुभ गया। ऐसा चुभा कि कुंठा क्लब के कर्णधार तत्काल
जो सोई हुई अवस्था थी उससे जाग गए और एक्टिव हो गए। उन्होंने आमिर खान के बयान को सोनम वांगचुक का किडनैपर बता दिया। सबसे पहले मैं आपको न्यूज वॉल पर 2 पोस्ट दिखा देता हूं और ये 2 पोस्ट क्या हैं इनको देखिए। एक तो प्रशांत भूषण है, लिख रहे हैं आमिर खान ने वांगचुक के अनशन के बारे में पूछा गया, जब उनसे जवाब मांगा गया तो भावहीन थे। अब वो शख्स की धुंधली परछाई बनकर रह गए हैं जो उन्होंने 3 इडियट्स और कई अन्य क्रांतिकारी फिल्में बनाई, साथ ही सत्यमेव जयते कार्यक्रम को चलाया जिसमें सोनम वांगचुक जैसी कई प्रेरणादायक कहानियों को उजागर किया। और दूसरा ये आप देख रहे हैं संजय झा, अब आमिर खान कह रहे हैं कि 3 इडियट्स का फुनसुक वांगड़ू सोनम वांगचुक से प्रेरित नहीं है, ठीक है। फिर उसी तरह 1982 की फिल्म गांधी भी महात्मा गांधी पर आधारित नहीं होगी। जय। समझिए आमिर खान ने कह दिया कि 3 इडियट्स में उनका किरदार सोनम वांगचुक से प्रभावित नहीं था। अब इस सच से आमिर खान की प्रतिष्ठा कुंठा क्लब की नजरों में मटिया मेट हो गई। कल तक आमिर खान को महान कलाकार, थिंकर, फिल्म मेकर और उनके सम्मान में तमाम तरह के विश्लेषण का प्रयोग करने वाले कुंठा क्लब के सदस्य आज क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आमिर अब सिर्फ अपने अतीत की एक धुंधली परछाई बनकर रह गए। जो कल तक आमिर खान की कला के मुरीद थे, आमिर खान के साहस को सलाम करते थे, वही आज कह रहे हैं आमिर डर गए। क्यों? क्योंकि आमिर खान इनके हिसाब से नहीं बोल रहे। ये चाहते हैं कि आमिर खान नसरुद्दीन शाह की तरह बोले। आमिर खान हर बयान में सरकार की आलोचना करें, कुंठा क्लब के एजेंडे को मजबूत करें, चाहे इसके लिए उन्हें सत्य में झूठ की मिलावट ही क्यों नहीं करनी पड़े। आज आमिर खान को रीढ़ विहीन और झूठा बताने वाला कुंठा क्लब इन्हीं आमिर खान को राष्ट्र नायक बताता था। मित्रों, इसे समझने के लिए ज्यादा नहीं, सिर्फ 11 साल पहले का एक पन्ना पढ़ना होगा। 23 नवंबर 2015 को दिल्ली में एक कार्यक्रम में आमिर खान ने कहा था कि मैं चिंतित हूं। मेरी पत्नी किरण राव कहती है क्या हमें भारत छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। किरण बच्चों की सुरक्षा को लेकर डरती है। तब आमिर खान के डर पर यही कुंठा क्लब खुश हुआ था। सोचिए, डर को लेकर देश का कुंठा क्लब प्रसन्न था। तब कुंठा क्लब के लिए आमिर अभिव्यक्ति की आजादी के आइकॉन बन गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कहा था जिसे कुंठा क्लब सुनना चाहता था। उन्होंने ऐसा बयान दिया जो कुंठा क्लब के नैरेटिव को सूट करता था। आज वही कुंठा क्लब आमिर को डरा हुआ रीढ़ विहीन आदमी बता रहा है। क्यों? क्योंकि आमिर ने सच बोला। उन्होंने सच में कुंठा क्लब के झूठ की मिलावट नहीं की। मित्रों, किसी फिल्म का कोई भी कैरेक्टर जब किसी जीवित व्यक्ति से इंस्पायर्ड होता है तो फिल्म मेकर बाकायदा इसके लिए संबंधित व्यक्ति से इजाजत लेते हैं। अगर फुनसुक वांगड़ू का कैरेक्टर सोनम वांगचुक पर आधारित होता तो जरूर इसके लिए भी इजाजत ली गई होगी। आमिर को आईना दिखाने के लिए कुंठा क्लब को आज उसकी जानकारी साझा करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिर्फ शाब्दिक प्रहार से काम चलाया जा रहा है। समझिए, जो बात आमिर खान ने आज कही वही बात राजकुमार हिरानी कई साल पहले बता चुके हैं। हिरानी बता चुके हैं कि फुनसुक वांगड़ू का कैरेक्टर पुणे फिल्मी इंस्टीट्यूट के एक छात्र से प्रभावित था। कुंठा क्लब ने कभी राजकुमार हिरानी को निशाना नहीं बनाया। कभी उन्होंने राजकुमार हिरानी से सवाल नहीं पूछे। टाइमिंग भी है वैसे, उस टाइम पर अगर पूछते भी तो मुद्दा नहीं बनता, लेकिन आज आमिर खान को टारगेट किया जा रहा है। क्यों? इसे बहुत ध्यान से समझिए। आमिर खान ने लंदन में यह बयान उस वक्त दिया जब दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक धरने पर बैठे थे। मोदी सरकार के खिलाफ वैचारिक दुष्प्रचार कर रहे कुंठा क्लब के लिए सोनम वांगचुक हीरो बन गए। जब आमिर खान ने लंदन में बयान दिया तो कुंठा क्लब को सुनहरा मौका मिल गया। आमिर को निशाना बनाकर कुंठा क्लब यह साबित करना चाहता है कि सरकार कलाकारों पर दबाव बना रही है, अभिव्यक्ति की आजादी को कुचल रही है। साथ ही कुंठा क्लब ने आमिर के बयान को सोनम वांगचुक के मानहानि से जोड़कर सरकार के खिलाफ एक और नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की, लेकिन अपने डिजाइनर सच और मरामती नैरेटिव को सोशल मीडिया पर प्रचारित करने की जल्दबाजी में कुंठा क्लब ने राजकुमार हिरानी के पुराने बयान की अनदेखी कर दी। अगर उन्होंने थोड़ी सी रिसर्च की होती तो आज उन्हें इतनी शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक विलियम शेक्सपियर ने अपने विश्व प्रसिद्ध नाटक हैमलेट में लिखा है, जब दुख आता है तो वो अकेले जासूस की तरह नहीं आता है, बल्कि पूरी पलटन के साथ आता है। आमिर खान पर हैमलेट की ये उक्ति 100% लागू होती है। सोशल मीडिया पर कुंठा क्लब उन्हें ट्रोल कर रहा है तो दूसरी तरफ आमिर खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आमिर को धमकी दी गई है। मैं आपको न्यूज वॉल पर दिखा देता हूं इस पोस्ट में क्या लिखा गया है। और ये लिखा है, जय श्री राम, जय सीताराम। मैं आरजू बिश्नोई और टाइसन बिश्नोई, ये जो हमारी संस्कृति के खिलाफ हमारे देश में लव जिहाद के नाम पर आमिर खान जैसे लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं, हम इस कृत्य को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका जवाब बहुत जल्दी इसको दे दिया जाएगा। ये चीज हमारे सनातन धर्म में
और देश के खिलाफ है। हमारा हमारे भाई बहनों और देशवासियों से वादा है कि जो भी इस घटिया हरकतों को बढ़ावा देगा उसको हम अपने तरीके से जवाब देंगे। ये जो स्टारडम के नाम पर इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, इनकी हम सांसें दबा लेंगे। आरजू बिश्नोई और टाइसन बिश्नोई के नाम से आमिर खान को यह धमकी दी गई। धमकी क्यों दी गई? क्योंकि आमिर खान ने हाल ही में तीसरी शादी की है। 5 जुलाई को आमिर खान ने गौरी स्प्रेड से शादी की। गौरी आमिर खान की तीसरी पत्नी है। इस शादी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग लव जिहाद बता रहा है। मित्रों, पहली बात, देश का संविधान हर व्यक्ति को अपनी इच्छा और पसंद से अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार देता है। आमिर और गौरी ने अपनी पसंद से एक दूसरे से विवाह किया है। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए देश में एक सिस्टम है। यहाँ कानून का उल्लंघन आमिर खान ने नहीं किया है, कानून का उल्लंघन किया है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। और आपने इस अपराध को लॉरेंस गैंग लव जिहाद के विरोध जैसे सस्ते नारों से छिपाने की कोशिश कर रहा है। लॉरेंस गैंग की धमकी के बाद पुलिस ने आमिर खान की बिल्डिंग के बाहर चौकसी बढ़ा दी है। हालांकि आमिर खान की तरफ से अब तक पुलिस को कोई औपचारिक शिकायत नहीं की गई, ना ही उनकी टीम की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है। लॉरेंस गैंग इससे पहले सलमान खान, रोहित शेट्टी, कपिल शर्मा के ठिकानों पर फायरिंग करा चुका है। इसलिए पुलिस इस धमकी को गंभीरता से ले रही है। यहां हम आपको आमिर खान की सुरक्षा को लेकर एक जानकारी भी शेयर कर देते हैं। आमिर खान को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से फिलहाल Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इस सुरक्षा घेरे में 11 पुलिसकर्मी होते हैं। इसमें 2 से 4 कमांडो तैनात होते हैं। वहीं 7 से 9 पुलिस अधिकारियों और जवानों की भी तैनाती होती है। एक बुलेट प्रूफ कार और 2 पुलिस एस्कॉर्ट वैन भी Y+ श्रेणी की सुरक्षा घेरे में शामिल होती है। सुरक्षा के लिए 24 घंटे 2 शिफ्ट में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होती है। इस सुरक्षा घेरे पर करीब 16 लाख रुपए महीने का खर्च आता है। इसका भुगतान आमिर खान खुद करते हैं। आमिर खान की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने खुद ही संज्ञान लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। फेसबुक अकाउंट और ऑडियो की प्रामाणिकता की जांच की जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या करा चुका है। इसलिए आमिर खान को मिली धमकी पर मुंबई पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मित्रों, यहां समझना होगा कि लॉरेंस गैंग का उद्देश्य लव जिहाद या ऐसे किसी गैर कानूनी काम का विरोध करना नहीं है। आमिर खान को धमकी देकर लॉरेंस गैंग सोशल मीडिया पर सनसनी और फिल्मी कलाकारों के बीच दहशत फैलाना चाहता है। डर पैदा कर बॉलीवुड में अपने वसूली वाले नेटवर्क को और मजबूत करना चाहता है। इसके लिए ये अपराधी धर्म को अपना आवरण बना रहे हैं। मित्रों, जरूरी है कि इस छल की पहचान की जाए और ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। डीएनए मित्रों, हमें पता है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो Z5 पर फुटबॉल वर्ल्ड कप देख रहे होंगे और अब फाइनल मैच का इंतजार कर रहे होंगे, जो अब से करीब 27 घंटे बाद शुरू होगा। फाइनल मैच अर्जेंटीना और स्पेन के बीच होना है, लेकिन हमारे विश्लेषण के केंद्र में अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर मेसी या स्पेन के युवा फुटबॉलर यमाल नहीं है। हमारे विश्लेषण के केंद्र में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो स्टेडियम में जाकर फुटबॉल वर्ल्ड कप का मैच देखेंगे। फुटबॉल की भाषा में कहें, आज हम ट्रंप को सेंटर फॉरवर्ड में रखते हुए इस फाइनल मैच का कूटनीतिक विश्लेषण करेंगे। एक फुटबॉल प्रेमी के रूप में आपको यही लगता होगा कि फाइनल मैच अर्जेंटीना और स्पेन के बीच है, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि फाइनल मुकाबला ट्रंप के मित्र देश और ट्रंप के विरोधी देश के बीच है और इसीलिए यह फाइनल ट्रंप के लिए नाक की लड़ाई बन गया है। आज आपको यह जानना चाहिए कि आखिर फुटबॉल की इस जंग में ट्रंप का क्या हित छिपा हुआ है और वो किस टीम को जीतते हुए देखना चाहते हैं। मित्रों, फुटबॉल विश्व कप में ट्रंप की दिलचस्पी इतनी क्यों है, इसे हम 3 पॉइंट्स के जरिए आपको समझाने वाले हैं। पहला, दोनों फाइनलिस्ट देशों के साथ ट्रंप के संबंध। दूसरा, मेसी के साथ ट्रंप के संबंध। तीसरा और सबसे दिलचस्प पॉइंट यानी शांति पुरस्कार। अब आप सोच रहे होंगे फुटबॉल में शांति पुरस्कार कहां से आ गया, तो इसे समझने के लिए विश्लेषण को अंत तक देखिएगा। डीएनए मित्रों, जैसा कि हमने आपसे कहा, फुटबॉल वर्ल्ड कप में जिन 2 देशों की टीम फाइनल खेलने वाली है, उनमें से एक ट्रंप का कट्टर मित्र है और दूसरा कट्टर दुश्मन। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। दोनों गहरे वैचारिक मित्र हैं। मिलेई अक्सर ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की तर्ज पर मेक अर्जेंटीना ग्रेट अगेन का नारा लगाते हैं। मिलेई खुलेआम ये कहते रहे हैं कि वो अमेरिका और इजराइल को अपना सबसे बड़ा स्वाभाविक सहयोगी मानते हैं। मिलेई ने सत्ता में आते ही चीन से दूरी बनाई, जो सीधे तौर पर अमेरिकी कूटनीति के लिए एक बड़ी जीत है। दोनों नेताओं के बीच इतनी समानता है कि जेवियर मिलेई को अर्जेंटीना का ट्रंप कहा जाता है। वहीं अगर दूसरे फाइनलिस्ट स्पेन की बात करें तो अमेरिका और स्पेन के रिश्ते हाल के दिनों में बेहद तनावपूर्ण रहे हैं। स्पेन की मौजूदा राष्ट्रपति और ट्रंप के बीच 36 का आंकड़ा है। व्यापारिक समझौतों से लेकर नेटो के खर्चों तक स्पेन और ट्रंप प्रशासन के बीच कई बार तीखी बयानबाजी हो चुकी है। यही वजह है कि ट्रंप किसी भी कीमत पर नहीं चाहेंगे कि स्पेन जैसा देश, जो उनके राजनीतिक विचारों का विरोधी है,
वो वर्ल्ड चैंपियन बनकर वैश्विक मंच पर छा जाए। ट्रंप अर्जेंटीना का खुलकर इतना समर्थन इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इस टीम के कप्तान लियोनेल मेसी हैं। अमेरिका और मेसी का एक गहरा कनेक्शन भी है। अमेरिका में फुटबॉल की एक लीग है MLS यानी मेजर लीग सॉकर। कुछ साल पहले तक इसे दुनिया क्या अमेरिका में कोई नहीं जानता था, लेकिन साल 2023 में मेसी की एंट्री के बाद ये लीग अब पूरी दुनिया में देखी जाती है। इंटर मियामी टीम के लिए मेसी का खेलना इस लीग के लिए वरदान साबित हुआ। मेसी सिर्फ इस लीग का चेहरा नहीं है, बल्कि उनके आने से लुइस सुआरेस और सर्जियो बुस्केट्स जैसे कई बड़े खिलाड़ी इस लीग से जुड़ गए। ट्रंप खुद कई बार मेसी से मुलाकात भी कर चुके हैं। व्हाइट हाउस में इसी साल एक इवेंट पर ट्रंप ने मेसी की तारीफ करते हुए यह भी बताया था कि उनके बेटे बैरन ट्रंप उनके बहुत बड़े फैन हैं। यानी अर्जेंटीना और मेसी से करीबी और स्पेन से दुश्मनी की वजह से ट्रंप हर हाल में अर्जेंटीना की जीत और स्पेन की हार चाहते हैं। मित्रों, ट्रंप अर्जेंटीना का सपोर्ट करने के लिए कल न्यू जर्सी स्टेडियम में मौजूद भी रहेंगे, जहां फाइनल मैच होना है। कल के फाइनल मुकाबले से पहले ट्रंप ने न्यूयॉर्क में आयोजित रिसेप्शन में भी हिस्सा लिया। इस पार्टी में भी ट्रंप ने अर्जेंटीना का खुलकर समर्थन किया। ट्रंप ने वहां मौजूद तमाम डेलीगेट्स के सामने स्पेन को नजरअंदाज करते हुए सीधे तौर पर मेसी और अर्जेंटीना की तरफ अपना झुकाव दिखा दिया। पार्टी में ट्रंप ने जमकर मेसी की तारीफ की। ट्रंप का पूरा फोकस इस बात पर था कि कैसे अमेरिका में होने वाले इस वर्ल्ड कप फाइनल इवेंट को ऐतिहासिक बनाया जा सके, और इसका सार अर्जेंटीना और मेसी के सिर सजे। मित्रों, आपने अभी तक ट्रंप को युद्ध, टैरिफ और कूटनीति पर चर्चा करते सुना होगा। आमतौर पर वो खेल कूद से दूर ही रहते हैं, लेकिन अचानक फुटबॉल में इतनी दिलचस्पी लेने के पीछे कुछ तो वजह रही होगी। ट्रंप कोई भी कदम बिना अपने हित सोचे नहीं उठाते। ऐसे में फुटबॉल में इतनी दिलचस्पी लेने के पीछे क्या है, आपको यह भी समझना चाहिए। फुटबॉल के जरिए ट्रंप क्या कूटनीति कर रहे हैं, आपको यह भी देखना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य देश हैं, लेकिन फीफा में 211 सदस्य संघ हैं। फीफा के पास दुनिया के कई छोटे बड़े देशों की राजनीति को प्रभावित करने की ताकत है। ट्रंप इसी का फायदा उठाना चाहते हैं। फीफा प्रमुख जियानी इन्फेंटिनो के साथ अच्छे संबंध बनाकर ट्रंप अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। इस बार फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबान अमेरिका, कनाडा को सामूहिक तौर पर मिली थी, लेकिन अपनी पैठ बढ़ाकर ट्रंप अगले साल पूरे इवेंट की मेजबानी अकेले लेना चाहते हैं। दूसरी बड़ी वजह यह कि ट्रंप फुटबॉल मैच के 90 मिनट को अनौपचारिक बातचीत और मुलाकातों का हॉट स्पॉट बनाना चाहते हैं। वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, शाही परिवारों के सदस्य और अरबपति पहुंचते हैं। ट्रंप के लिए वीआईपी बॉक्स ओवल ऑफिस का एक्सटेंशन बन जाता है। मित्रों, ट्रंप फुटबॉल संघ में अपनी पैठ बढ़ाने में कुछ हद तक कामयाब भी हो रहे हैं, और हाल फिलहाल में इसके 2 उदाहरण भी देखने को मिले हैं। आपको याद होगा जब इसी फुटबॉल वर्ल्ड कप में अमेरिकी फुटबॉलर फुलारिन बालोगोन को रेड कार्ड की वजह से एक मैच के लिए बैन किया गया, लेकिन ट्रंप ने खुद फीफा प्रमुख को फोन करके रेड कार्ड को निरस्त करवाया था। इस फैसले पर काफी विवाद भी हुआ था। यह कहा जा सकता है कि फुटबॉल संघ के साथ ट्रंप के रिश्ते काफी ज्यादा बेहतर हो चुके हैं। यही वजह है कि फीफा ने ट्रंप को शांति पुरस्कार से नवाजा। डीएन मित्रों, दुनिया जानती है कि ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार की चाहत रखते हैं, जो उन्हें नहीं मिला, लेकिन फीफा ने साल 2025 में ट्रंप को फीफा पीस प्राइज से नवाजा है। आपको यह जानना चाहिए, यह पहली बार था जब फीफा ने किसी को शांति पुरस्कार दिया था। मित्रों, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नेल्सन मंडेला ने कहा है कि खेल में दुनिया को बदलने, लोगों को एकजुट करने और प्रेरित करने की एक अद्भुत शक्ति है। ये बात ट्रंप अच्छी तरह समझ रहे हैं, लेकिन ट्रंप फुटबॉल के जरिए लोगों को प्रेरित करने के साथ साथ प्रभावित करके अपना दबदबा कायम करने का और उसका दायरा बढ़ाने की कोशिश में भी लगे। डीएनए में अब हम उस राष्ट्रीय शौक का विश्लेषण करेंगे जिसे लोग आदत कहते हैं, लेकिन जिसकी कीमत पूरा समाज, पूरा देश चुकाता है। सड़क हो, रेलवे स्टेशन हो, सरकारी दफ्तर हो या अस्पताल, ऐसी शायद कोई जगह बची हो जहां किसी ने अपनी पीक की पहचान ना छोड़ी हो। सवाल यह है कि आखिर हम सार्वजनिक जगहों को अपनी निजी पीकदान क्यों समझ लेते हैं, और यह कितनी शर्मनाक बात है कि बॉम्बे हाईकोर्ट को कहना पड़ गया कि थूकना हमारे देश का राष्ट्रीय शौक बन गया है। यानी मित्रों, शौक बड़ी चीज है, लेकिन ऐसी सबसे हैरानी की बात यह है कि लोग सड़कों पर थूकते हैं, बल्कि यह भी है कि उन्हें इस पर कोई झिझक भी नहीं होती। थूकने से पहले कई लोग पूरे इत्मीनान से गला साफ करते हैं, जैसे किसी रस्म की तैयारी चल रही हो। समाजशास्त्री और स्तंभकार संतोष देसाई का मानना है कि भारत में कई पुरुष सार्वजनिक जगह पर थूकने को बिल्कुल सामान्य व्यवहार मानते हैं। कुछ लोग तो इसे अपनी दबंगई या मर्दानगी दिखाने का तरीका भी समझते हैं। यही वजह है कि सड़क, फुटपाथ, दीवार या सीढ़ियां
कहीं भी थूक देना उन्हें गलत नहीं लगता। और सबसे शर्मिंदगी वाली बात यह कि जहां बोर्ड लगा होता है यहां थूकना मना है, अक्सर सबसे ज्यादा लाल निशान वहीं मिलते हैं, जैसे चेतावनी नहीं चैलेंज लिखा हो। अब इसी आदत पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा सार्वजनिक जगहों पर थूकना अब राष्ट्रीय शौक बन गया है। कोर्ट ने बीएमसी से पूछा आखिर 250 रुपए का जुर्माना किस बात का डर पैदा करेगा, इसलिए अदालत ने सुझाव दिया कि जुर्माना बढ़ाकर 2500 रुपए किया जाए और सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि वार्ड अधिकारियों की भी जवाबदेही तय की जाए। यानी अब सवाल सिर्फ थूकने वाले का नहीं, सफाई की जिम्मेदारी निभाने वाले सिस्टम का भी होगा। जी मीडिया की टीम ने सड़क पर थूकते और कुल्ला करते लोगों को कैमरे पर रोका, उनसे पूछा आखिर सार्वजनिक जगह को गंदा क्यों कर रहे हैं, इसमें आखिर कैसा आनंद मिलता है। लोगों की इस बुरी आदत को लेकर आपको हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। पानी का कुल्ला किए कितना मजा आया? हाँ है तो कितना मजा आता है कुल्ला करने में? कहीं भी कहीं भी कुल्ला कर दो। नहीं, कहीं थोड़ी होता है। कुल्ला कर दिए जी, तो ऐसा कैसे लगता है कि कुल्ला कर लें थोड़ा सा? क्या करें सर, चाय पीना था इसके लिए सॉरी, नहीं करेंगे आज के बाद। यहाँ तो आपका चप्पल भी है, तो अपने चप्पल पर थूक दिएगा। नहीं, उसको भी बचा के बिकना पड़ता है। विकलांग है ना, इसलिए जहीं रहे वहीं थूक दिए। हाँ। क्या ये थूक बाहर निकलता कोई फील नहीं होता है, रिलैक्स नहीं होता। मत थूक हैं, क्या करें, थूकना पड़ता है ना। जैसे बात कर रहे थूक तो आएगा मुंह में। गुटखा खाते हैं, काय के लिए खाते हैं, थूक बनता उसमें। तो कहीं डस्टबिन पीकदान रखा हो वहाँ थूक दिया करो। सार्वजनिक संबंध दिख तो नहीं रहा इधर कहीं। कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? वैष्णो देवी जा रहे हो? अच्छा, क्यों जा रहे हो? घूमने के लिए, घूमने के लिए। अच्छा, पास से जाओ ना एक बार दोनों दोस्त हो। अच्छा मुझे ये बताओ भैया कि थूकने में कितना आनंद आता है, आनंद कितना आता है? नहीं थूकते, हैं? नहीं थूकते। अभी तो थूक रहे थे, आप कैमरे में दिख रहे थे। कभी कभार आ जाता है थूकना, ऐसा थोड़ी को बार बार थूकना है। और अब हम मर्डर पर बिहार पुलिस के पूर्वानुमान का विश्लेषण करेंगे। डीएनए मित्रों, इस खबर को रुक करके अपना जो रिमोट है ना उसको साइड में रख लीजिएगा। धन्य कहेंगे आप, धन्य बिहार पुलिस को। पूर्वानुमान के बारे में अब आप जानते होंगे, जैसे मौसम विभाग बारिश का पूर्वानुमान जारी करता है कि बारिश ज्यादा होगी या कम होगी। आईएमडी ये पूर्वानुमान बताता है कि गर्मी बढ़ेगी या तापमान गिरेगा। आर्थिक विशेषज्ञ अर्थव्यवस्था और जीडीपी को लेकर पूर्वानुमान जारी करते हैं। इसी तरह बिहार पुलिस ने अपने राज्य में होने वाली हत्या को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। सोचिए, पुलिस ने जारी किया है। उस पूर्वानुमान को आज हम आपको दिखाएंगे भी और पढ़कर सुनाएंगे भी। बिहार पुलिस का पूर्वानुमान है कि इस साल के अंत तक राज्य में हत्या के मामलों की संख्या करीब 2370 रहेगी। यह बिहार पुलिस का सोशल मीडिया पर प्रसारित एक मैसेज है और ये लिखा है, इस वर्ष मई 2026 तक 988 हत्याओं के केस दर्ज किए गए हैं। इस वर्ष के अंत तक अनुमानित आंकड़ा 2370 है, जो विगत वर्ष से भी कम रहेगा। गजब है, धन्य है। बिहार पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल दावों का खंडन करते हुए बताया है कि इतनी हत्या हो चुकी है और हम अनुमान लगा रहे हैं कि इतनी हत्या होंगी जो पिछले साल से कम होंगी। मतलब जिस पुलिस का काम है हत्याओं को रोकना, जो लोगों के बीच भरोसा पैदा करे कि एक भी हत्या नहीं होने देंगे, वो पहले से पूर्वानुमान लगा रही है कि देखिए हमारे राज्य में इतनी हत्या तो होंगी, लेकिन पिछले साल के मुकाबले कम। धन्य है बिहार पुलिस। डीएनए में अब आज का संदेश। संघर्ष जीवन में ट्रैफिक जाम की तरह होता है, जीवन का अंत नहीं, लेकिन जो धैर्य बनाए रखता है वही जाम के बाद खुली सड़क और मंजिल दोनों देखता है।